Okay, hello all of you. How are you? Welcome to the class. So बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सेट, राजस्थान सेट, ये सारी एग्जाम्स होने वाली है। तो ये सेशंस डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेट एग्जाम्स। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत सारे क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, इजंट इट? ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुके हैं, अभी भी कुछ और क्लासेस आएंगे। सो टेक द यूज ऑफ ऑल दीज क्लासेस और शेयर कीजिए लिंक को ज्यादा से ज्यादा। तो शुरू करते हैं बेटा आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ईसीजी द टी वेव इज। यदि हम एक नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो उसमें टी वेव क्या होता है? ऑप्शंस देखने से पहले एक बार सिंपल वे में हम देख लेते हैं कि यदि ईसीजी जब बनता है, उसका जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स, राइट, इस तरह का हमको ग्राफ दिखता है, इजंट इट? जहां पर हम अलग अलग वेव्स बोलते हैं, अलग अलग स्टेजेस को। जहां पर एक होता है पी, यस, उसके बाद में होता है क्यू आर एस, जो कि पूरा एक आपको वेव दिखा रहा है, और बाद में होता है टी। यू वेव भी कभी दिखता है, बट ये बहुत ओकेजनल, बहुत रेयर है। तो हम लोग जनरली पी, क्यू आर एस और टी, क्यू आर एस एक साथ में हम लेते हैं, एक तरह का कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों का तीनों आपको रिलेटेड है टू द वेंट्रिकल्स, इजंट इट? तो यहाँ पर पी वेव क्या बताता है स्टूडेंट्स? पी वेव एक्चुअली बताता है एट्रिया का व्हाट, डीपोलराइजेशन, है ना? एट्रिया डीपोलराइजेशन बताता है। सिमिलरली क्यू आर एस ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन बताता है। यानी इन शॉर्ट पी क्यू आर एस ये सारे के सारे डीपोलराइजेशन बता रहे, isn't it? और आपका जो टी वेव बनता है, टी वेव इज नथिंग बट व्हाट? T wave is repolarization of ventricles. Ventricles का repolarization बताता है ना? तो repolarization वेव है सिर्फ T, और depolarization होता है P Q R S। अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि बहुत ही रेयर होता है, कभी कभी ईसीजी में हमको देखते हैं, दैट इज यू वेव। यू वेव जनरली रिपोलराइजेशन ही बताता है, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर द पुरकिंजी फाइबर्स, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो क्यू आर और एस है, यस, क्यू आर और एस ये तीनों मिला के हमको वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बताते हैं। इसमें और स्पेसिफिक हम जाए तो क्यू वेव इट शोज व्हाट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन। जो वेंट्रिकल के बीच के दो वेंट्रिकल्स को अलग करता है सेप्टम, हम सभी को पता है, वहां पर वो वाले पार्ट का डिपोलराइजेशन जब होता है तो वो हमको दिखाता है, ये क्यू वाली वेव ये चीज दिखाती है, isn't it? So it is what, interventricular septum डिपोलराइजेशन, ठीक है? सिमिलरली आर वेव जो दिख रहा है ये वाला, ये आएगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द मेजर वेंट्रिकुलर मसल्स डिपोलराइजेशन। मेन जो वेंट्रिकुलर मसल्स है इनका डिपोलराइजेशन दिखाएगा। और जो एस वेव दिख रही है दैट इज फॉर द व्हाट, पोस्टीरियर मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये सिंपल वे में हमने पूरा एक ईसीजी देख लिया कि अलग अलग वेव्स आपको क्या दिखा रही है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ सेगमेंट्स है, दैट इज पी आर, यानी पी से लेकर आर तक का जो टाइम डिफरेंस रहेगा, टाइम गैप रहेगा, उसको हम पी आर सेगमेंट बोल रहे हैं। सिमिलरली एस से लेकर टी वेव तक का जो रहेगा वो एस टी सेगमेंट होता है। वैसे ही पी आर इंटरवल होता है, और क्यू आर एस भी होता है, क्यू टी इंटरवल भी होता है। तो ये क्या होता है, जो पी आर इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि पी और आर, पी आपका हो रहा है एट्रिया डिपोलराइजेशन, और आर मिड पॉइंट आ रहा है फॉर द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, है ना? इसीलिए वो एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन हम कहते हैं। Similarly, QRS जो पूरा का पूरा है, that duration is called as
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यूटी इंटरवल है, यानी आपका जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का स्टार्ट होता है वहां तक, दैट इज क्यूटी इंटरवल। ये आपको पूरा वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल बताता है, यानी डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर बचता है एसटी इंटरवल्स। यस, एसटी इंटरवल आपको प्लेट्यू पोर्शन, जो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में हम प्लेट्यू फॉर्म होता है हम जो देखते हैं, isn't it? जब हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, राइट, सोडियम बर्न होने के बाद में पोटेशियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, रिपोलराइजेशन होना शुरू होता है, लेकिन कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए रिपोलराइजेशन हॉल्ट आ जाता है, एक प्लेट्यू फॉर्म हो जाता है, isn't it? तो वो आपको बताता है एसटी इंटरवल। यहाँ पर स्टूडेंट्स इनका नॉर्मल ड्यूरेशन भी बताया सेकेंड्स में, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जहां पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल रेंजेस क्या होती है। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोला है कि टी वेव क्या दिखाता है, तो अभी हमने देखा टी वेव इन रिपोलराइजेशन है, isn't it? तो पहला क्या है, नेगेटिव इन ऑल स्टैंडर्ड बाइपोलर लिमलेट, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। caused by repolarization of apex and outer surface of ventricles, abnormal when normal sequence, depolarization का केस ही नहीं है, this is for the repolarization of ventricle, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी for the question. Now moving for the next one, the capability of vertebrate kidney and produce hypertonic urine is a function of, हाइपरटोनिक यूरिन यानी हाइपरटोनिक है ना, जहां पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण क्या होगा, ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा यूरिन जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो कौन करेगा, रिड्यूस्ड फिल्ट्रेशन होगा क्या ग्लोमेरुलस में, दैट जिसके कारण हाइपरटोनिक यूरिन होगा क्या, या फिर रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा बोमेन्स कैप्सूल में, या फिर लूप ऑफ हेनले में, या एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन बोमेन्स कैप्सूल। हमको यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करवाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लूप ऑफ हेनले में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यस। Now moving for the next one. The disease which arise because of aberrant splicing is, है ना, अब स्प्लाइसिंग बोला, एबरेंट स्प्लाइसिंग बोला है, एक तरह का एरर जहां पर जो एमआरएनए प्रिकर्सर्स होते हैं, isn't it? ये कट हो जाएंगे और बाद में दे विल बी अगेन जॉइंड, जब ये वापस से ज्वाइन होंगे तो वो करेक्टली ज्वाइन नहीं होंगे, इनकरेक्टली ज्वाइन होंगे, जिसके कारण जो भी प्रोटीन बनेगा या तो हार्मफुल या फिर ब्रोकन प्रोटीन बनेगा जो डिजीज कॉज कर सकता है, लाइक कैंसर ऑल्सो। तो ये एबरेंट स्प्लाइसिंग के कारण जो डिजीज होती है वो क्या है, हंटिंगटन्स डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर थैलेसीमिया है स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, इट इज थैलेसीमिया, है ना। जो बीटा थैलेसीमिया के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि कॉज होते हैं बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन, राइट, इन्हें स्प्लाइसिंग के कारण हो सकते हैं, जबकि सिकल सेल हमको पता है पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है ना, जहां पर वेलिन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड। हंटिंगटन डिजीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिपीट डिजीज है, CAG रिपीट जो होता है ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ये बहुत ज्यादा नंबर में मिलने लगता है, isn't it? और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इट इज अगेन नथिंग बट अ टाइप ऑफ योर पॉइंट म्यूटेशन, या फिर हम डिलीशन हम बोल सकते हैं, जहां पर CFTR जीन में डिलीशन होता है या फिर म्यूटेशन होता है, जो कि किसको अफेक्ट करता है, क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है। तो जो एग्जैक्टली पूछा गया है उसके रिलेटेड आपका आंसर आएगा थैलेसीमिया। The next one, which of the following elongation factor is called as translocase? Translocase किसको कहते हैं, elongation factor G2, G और 2, या फिर TU और T? Students, elongation factor G is nothing but the translocase, है ना। इसमें प्रोकैरियोट्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा,
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, isn't it? जबकि EF2 जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का ट्रांसलोकेज है, बट इट इज फॉर द यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर एग्जैक्टली इन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला नहीं है कि किस चीज की बात कर रहा है, इन जनरल पूछ रहा है, और दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द प्रोकैरियोट्स। आंसर की के हिसाब से उन्होंने ऑप्शन ए दिया था, सो दैट मीन्स वो हमको सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। बट इन जनरल यदि हम कहेंगे तो क्योंकि EF2 इज अ ट्रांसलोकेज फॉर द व्हाट फॉर द यूकैरियोट्स आल्सो, तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता था, बट यस यार ऑप्शन ए इज गिवन द राइट आंसर। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The DNA of each chromosome occupies a defined volume of the nucleus and only overlaps with its immediate neighbor is called as, क्या बोलेंगे उसको? Chromosome territories, nuclear scaffolds, न्यूक्लियोसोम असेंबली, या फिर क्रोमैटिन। ये ने वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर एक क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है, राइट, वो एक पर्टिकुलर जगह लेता है न्यूक्लियस में, है ना, और वो ओवरलैप तभी होता है किसके साथ में, जो उसका इमीडिएट नेबर रहेगा उसी के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, क्रोमैटिन यानी क्या है, डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है ना। न्यूक्लियोसोम असेंबली यदि हम कहें तो ये असेंबली किसकी हो रही है, न्यूक्लियोसोम की, जहां पर जो हमारे बेस पेयर होते हैं डीएनए के, राइट, ये एक दूसरे के साथ में रैप अप हो जाते हैं, राइट, हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास। ये असेंबली को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम असेंबली, जो कि बाद में कंडेंस्ड होके क्या बनाती है, क्रोमैटिन में बन जाता है वहां पर, इजंट इट। न्यूक्लियर स्कैफोल्ड्स यदि हम कहें, या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, एक तरह का ये नेटवर्क होता है, मैट्रिक्स जैसा होता है ना, जो कि न्यूक्लियस में रहता है, और वो न्यूक्लियस को उसका शेप देने में हेल्प करता है ना, डीएनए को होल्ड करने में हेल्प करता है एक जगह पे, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि डीएनए जो एक डिफाइंड जगह यू लेता है, एंड व्हेन इट ओवरलैप्स विद द इमीडिएट नेबर्स, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमोसोम टेरिटरीज, राइट। तो ये क्रोमोसोम टेरिटरीज है वो जहां पर रहते हैं उनकी टेरिटरीज, राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक नॉन ओवरलैपिंग रीजन होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में हमको देखने को मिलेंगे, राइट, जहां पर क्रोमोसोम रहेगा उसके नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ऑल्सो मिक्स होने के बजाय ये हर क्रोमोसोम क्या होता है, कीप्स टू इट्स ओन डिफाइंड स्पेस, अपनी ही जगह पर वो बना रहता है, isn't it? उसका एक पर्टिकुलर जगह रहेगी, वहीं पर वो रहता है। नाउ उस कहां पर रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द जीन डेंसिटी, यानी जहां पर जो ऐसे क्रोमोसोम्स विच इज रिच इन जीन्स, राइट, वो कहां पर रहेंगे, बीच में रहेंगे, और जीन पुअर क्रोमोसोम जो रहेंगे वो एजेस में, किनारी में हमको देखने को मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। The next is amphibians contains 30x more, यानी 30 times more DNA than human. However, human beings are more complex than amphibian. This lack of correlation is called as species specificity, C paradox, D value paradox, या फिर P value paradox. यानी एम्फीबियन के पास में 3 गुना ज्यादा डीएनए है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यदि हम देखें तो ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो जो एक्स्ट्रा डीएनए है यदि एम्फीबियन के पास में, क्या उसका मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा डीएनए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा? ऐसा तो नहीं है, राइट। एक्स्ट्रा डीएनए का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिज्म के पास में जीन ज्यादा होंगे या ज्यादा फंक्शनल जीन्स होंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। हाँ, इफ इट इज अ लार्ज जीनोम्स, राइट, जीनोम यदि बहुत ज्यादा है जो कि पैक्ड है नॉन कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस के साथ में, राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस इट इज पॉसिबल है। तो ये जो कोरिलेशन होता है इसको कहा जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स, यस,
What is it called? It is called as C value paradox. देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा बताया है कि C value यानी एक्चुअली टोटल अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन व्हाट हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पहले यही बिलीव हुआ है, साइंटिस्ट ने यही उन्होंने बिलीव किया था कि भाई जो भी ऑर्गेनिजम्स है यदि इनके पास में लार्जर जीनोम है, जीनोम्स बड़े जीनोम्स है, यस वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेंगे. क्यों? क्योंकि बड़े जीनोम्स है तो दैट मीन्स देयर विल बी मोर जीन्स, इजंट इट. लेकिन बाद में और जब स्टडी हुई तो ये वाला कंसेप्ट को गलत ठहराया गया कि भाई ज्यादा जीनोम होगा तो देयर विल बी इट इज मोर जीन्स या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा ऑर्गेनिज्म. दिस इज नॉट ट्रू, राइट. लाइक जैसे कि कहा है यहाँ पर कि एम्फीबियंस, लिलीज, लंग फिशेस, इनके जो जीनोम्स रहेंगे दे आर मोर लार्जर देन द ह्यूमंस, इजंट इट. लेकिन ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ना ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट ट्रू देयर, राइट. Similarly, कुछ unicellular organisms है which have more DNA than the multicellular vertebrate, लेकिन फिर भी वो तो unicellular है, they are less complex there, isn't it? तो main this is called as what? ये चीज को बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स. और ये पैराडॉक्स का मेन रीजन ही ये है कि जो यूकैरियोटिक जीनोम है इसमें क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए भी होते हैं, राइट. जैसे रिपीटेटिव सीक्वेंस हो गया, सैटेलाइट डीएनए है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है ना. ये डीएनए सीक्वेंसेस जीनोम साइज को कंट्रीब्यूट करेंगे विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन. इन्हें डायरेक्ट रिलेशन उनके साथ में वो नहीं रहेगा, राइट. तो ये जो है लैक ऑफ कोरिलेशन हम बोल सकते हैं बिटवीन द जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, ये फिनोमिना को बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन, the triple helix domain of collagen consists of repeats of X, Y, Z amino acid. The amino acid present at X position is required in every third position in order for the polypeptide chain is lysine, proline, hydroxyproline या फिर glycine. देखो कोलाजन की बात करें तो हमको पता है कोलाजन एक तरह का फाइबर है जो कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, isn't it? सिमिलरली मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. तो इन्होंने कहा कि कोलाजन का जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर रिपीट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये 3 अमाइनो एसिड होते हैं, है ना. तो एक्स पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है उन्होंने पूछा है, विच इज रिक्वायर्ड इन एवरी थर्ड पोजीशन, राइट. इन्हें ये सीक्वेंस में आएगा हमेशा, 1 सेकेंड, ये सेकेंड फर्स्ट 2 वापस से एक्स आ जाएगा, राइट. एक्स वाई जेड वापस से एक्स आ जाएगा, इस तरह से एवरी थर्ड पोजीशन में हमको दिस इज गोइंग टू बी देयर. तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कोलाजन का स्ट्रक्चर देखें तो कोलाजन ट्राइमेरिक प्रोटीन्स है ना. कोलाजन अल्फा चेन्स जो बनता है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों अल्फा चेन्स है ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं ना. होमोट्राइमेरिक भी हो सकता है और हेटेरोट्राइमेरिक भी हो सकता है. अब ये जो 3 अमाइनो एसिड होते हैं दैट इज ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है. तो ये कौन से रिपीटिंग मोटिव कैसे रहती है? ग्लाइसिन, एक्स और वाई. अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एक्स, वाई और जेड ऐसा दिया है तो दैट इज एक्स इन दिस केस इज दिस, है ना. ये इस तरह से रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना. ये हमने जो ये स्ट्रक्चर दिया है इसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है. क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा बोला है तो आपको उसने ग्लाइसिन हमेशा फिक्स रहेगा, राइट. देखो एक्स एंड वाई कैन बी एनी अमाइनो एसिड बट आर ऑफन प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन. बट जो ये रहेगा पहला वाला ये हमेशा ग्लाइसिन ही रहेगा, ये जरूरी है. देखो यहाँ पर ये ग्लाइसिन जो एवरी थर्ड अमाइनो एसिड में रिपीट हो रहा है, isn't it? क्यों जरूरी है ग्लाइसिन? बिकॉज
उसका जो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, इट इज हैविंग अ स्मॉल साइड चेन, राइट। साथ साथ में उसके स्ट्रक्चर में आप एक हाइड्रोजन एटम भी देखोगे, राइट। और ये हाइड्रोजन एटम जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें फिट हो सकता है, राइट। और यही एटम जो है जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो ये पहला अमीनो एसिड कौन सा रहेगा हमेशा, इट इज योर ग्लाइसिन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग फॉरदर, अच्छा ये एक और टेबल है, देखो दिस कुड बी ऑल्सो समटाइम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अलग अलग तरह के जो कोलेजन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनके बारे में यहाँ पर दिया है कि ये जो टाइप्स ऑफ कोलेजन है कहाँ कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स। जैसे टाइप 1 कोलेजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोन, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कॉर्निया, लाइक इंटरनल ऑर्गन्स। इनका यदि टाइप 1 में म्यूटेशन आ गया तो बोन डिफेक्ट्स कॉज हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकता है। एक सिम्टम्स जो बोन डिफेक्ट्स होता है उसको, जो डिसऑर्डर होता है उसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी बोला जाता है। टाइप 2 में यदि म्यूटेंट टाइप आ गया तो कार्टिलेज डेफिशिएंसी, ड्वार्फिज्म, इट कुड बी देयर, जो कि जनरली टाइप 2 हमको कहाँ मिलेगा, कार्टिलेज में मिलेगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलेगा, नोटोकॉर्ड में मिलेगा। टाइप 4 की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बेसल लेमिना में मिलने वाला कोलेजन है, राइट। यदि यहाँ पर म्यूटेशन हो गया तो किडनी डिजीज कॉज हो सकती है, डीफनेस कॉज हो सकती है, isn't it? जैसे आप देख रहे हो स्किन ब्लिस्टरिंग हो सकता है यदि म्यूटेंट रहा इन टाइप 6 एंड टाइप 17, isn't it? तो इस तरह से आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। द नेक्स्ट वन, हुकवर्म इन्फेक्शन कैन लेड टू डेफिशिएंसी ऑफ। हुकवर्म क्या करता है स्टूडेंट्स, इसका लार्वा अटैच हो जाता है इंटेस्टिनल वॉल में और ब्लड पे फीड करता है। अब ब्लड पे फीड करेगा दैट मीन्स देयर विल बी सीवियर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हो रहा है ना, आयरन की कमी हो जाएगी, है ना, आयरन लेवल कम हो जाएगा, एनीमिया कॉज होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। हाँ, आगे के स्टेजेस में यदि यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सीवियर केसेस में विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, बिकॉज देयर वुड बी लॉट ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which free living microorganism occupy a niche to feed primarily on organic detritus from the dead organism and unable to adapt the body of the live host? यानी ऐसा कौन सा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि निश ऑक्यूपाई करेगा और किस पे फेड करेगा, ऑर्गेनिक डेट्रिटस, यस, डेड ऑर्गेनिज्म से, बट इट इज ऑल्सो अनेबल टू अडेप्ट टू द बॉडी ऑफ द लाइव होस्ट। लाइव होस्ट पे नहीं अडेप्ट कर सकता है, उस पे नहीं फीड कर सकता है। तो क्या है वो, ऑब्लिगेट सेप्रोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैकल्टेटिव पैरासिटिक, या फिर ऑक्सोट्रॉपिक। बेटा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म यदि हमने कहा तो वो तो फूड और शेल्टर जो होस्ट रहेगा उसका यूज करेगा, सामने में उसको कुछ देगा नहीं, तो वो लाइव होस्ट पे भी इट वुड बी लाइव होस्ट ओनली, इजंट इट? तो पैरासिटिक तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली फैकल्टेटिव पैरासिटिक भी नहीं होगा, पैरासिटिक हो गया तो पैरासिटिक इज नॉट पॉसिबल। फैकल्टेटिव बोल दिया दैट मीन्स इट कैन लिव ऑन द फ्री लिविंग, सैप्रोफाइट्स पे भी रह सकता है, अदरवाइज एज अ पैरासिटिक ऑल्सो इट कैन कन्वर्ट। लेकिन हमको स्पेसिफिकली उसने बोला है कि अनेबल टू अडेप्ट टू द बॉडी ऑफ लाइव होस्ट। ये इसका मतलब होता है कि दोनों में पॉसिबल है, लेकिन हमको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। ऑक्सोट्रॉपिक, आई थिंक ऑक्सोट्रॉपिक, प्रोटोट्रॉपिक हमको पता है, ऑक्सोट्रॉपिक यानी एक तरह का म्यूटेंट स्ट्रेन हो जाएगा विच कैन नॉट मेक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक कोई भी अमाइनो एसिड या विटामिन जो कि जरूरी होती है ग्रोथ के लिए, जो बना नहीं पाएगा खुद से, isn't it? तो वो भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्लिगेट सेप्रोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। ऑब्लिगेट सेप्रोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सॉइल और वाटर में रहेंगे, डिपेंडिंग रहते किसी पे भी, राइट। अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है।
सर्वाइव या फिर लिविंग होस्ट पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको इन्फेक्ट भी नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली वो किस पे डिपेंड रहेंगे, वो डिपेंड करेंगे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। उनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। What kind of microbe grow best at higher carbon dioxide tension, nearly 10%, than are normally present in an atmosphere? ऐसे कौन से माइक्रोब्स है जो कि ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे सरवाइव कर लेंगे? क्या वो माइक्रो एरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कैप्नोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एरो टॉलरेंट एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऑब्लिगेट एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? देखो एनेरोबिक बोल दिया है ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर उसने बोला है कि हायर CO2 टेंशन में ग्रो बेस्ट हो रहा है। तो इन दोनों को यदि हम बात करें यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, इफ आई गो विद दिस ऑब्लिगेट एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और यदि ऑक्सीजन आ गया तो भी वो सरवाइव नहीं कर सकते, राइट। सो दिस विल ऑब्लिगेट बोला, यानी दे कैन, वी कैन से कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, दैट मीन्स दे कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यदि ऑक्सीजन रहा तो बिल्कुल भी सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ना उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। एरो टॉलरेंट की बात कर लिया तो दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू यूज ऑक्सीजन, लेकिन यदि ऑक्सीजन है, इजंट इट, तो उनकी डेथ नहीं होगी, वो ग्रो कर लेंगे। ऑक्सीजन रहा तो भी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बिना ऑक्सीजन वो अपना ग्रो कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन रहा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्लिगेट तो ऑक्सीजन रहा तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगे, वो ग्रोथ तभी करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 का टेंशन ज्यादा बोला है, सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है। माइक्रो एरोफिलिक में क्या होता है, माइक्रो एरोफिलिक है ना, इट रिक्वायर्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, यस, इट रिक्वायर्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए लेकिन कम लेवल चाहिए। जबकि एरो टॉलरेंट जो है, सॉरी कैप्नोफिलिक जो है, कैप्नोफिलिक में क्या हो जाएगा, इट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पर पूछा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। गॉट इट। Now moving for the next one. The treatment of abscisic acid is associated with, यहाँ पर लीफ है ये, internode elongation, expansion of leaf area, closure of stomata, axillary root elongation. Abscisic acid है बेटा, it is very simple, closure of stomata में ही आएगा, isn't it? Internode elongation ये तो inhibit करता है abscisic acid. एक्सपांशन ऑफ लीफ एरिया ये भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा लीफ एरिया में, क्यों, क्योंकि एब्सिसिक एसिड एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, वाटर लॉस वगैरह को रिड्यूस करना है यदि उसको, तो लीफ के एरिया को क्या करेगा, कम करेगा, एक्सपांड नहीं करेगा। एक्सिलरी रूट इलोंगेशन नहीं करवाता है, ये इनहिबिट होता है एक्सिलरी रूट, ये अपाइकल डोमिनेंस करवाएगा लगे तो, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Next question is, which of the following is not involved in electron transport during photosystem 1 and photosystem 2? Not involved है, ठीक है। Pyridoxine, plastocyanine, cytochrome B6F complex और cytochrome oxidase। सिंपल सा है बेटा, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि बचे हुए ऊपर ए बी सी तीनों जो है दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट के। जबकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक मेन कंपोनेंट है इन फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन के पास में, है ना, टू फॉर्म द वाटर।
लेकिन ये तीनों जो है, जैसे फेरेडॉक्सिन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन है ना। आयरन सल्फर प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और ट्रांसफर करेगी NADP रिडक्टेज को, ताकि NADPH बन जाए फोटो सिस्टम 1 में। प्लास्टोसाइनिन एक तरह का कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, इट इज वाटर सोल्यूबल आल्सो, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6F से रिएक्शन सेंटर में फोटो सिस्टम 1 के। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स अगेन ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है प्लास्टोक्विनोल से, राइट, और ट्रांसफर करता है किसको, प्लास्टोसाइनिन को। ये तीनों आपका फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में इन्वॉल्व है। कौन सा नहीं है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट वन, which of the following statement about decoy receptors is correct? decoy receptors के related कौन सा statement सही है? अब decoy receptors I think लिखा है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। decoy receptors यानी एक तरह के ऐसे receptors होते हैं स्टूडेंट्स, जब हार्मोन के साथ में हार्मोन को बाइंड करेंगे स्टूडेंट्स या फिर साइटोकाइन जो भी है, वंस इट इज बाइंडिंग टू दैट, राइट, एज अ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल रिसेप्टर रहते हैं उसी तरह से वहां बाइंडिंग होगी, लेकिन इनके पास में इंट्रासेल्युलर डोमेन नहीं होता है। यस, इनके पास में इंट्रासेल्युलर डोमेन नहीं होता है, तो इसीलिए not able to activate, not able to activate what, downstream pathway, सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो बाइंड कर लेंगे हार्मोन के साथ में, तो ये क्या करेंगे, ये हार्मोन के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड दे विल प्रिवेंट इट टू एक्टिवेट। यस, यानी रोक देगा वो एक्टिवेशन से, क्योंकि वो उसके पास में इंटरसेल्युलर डोमेन न होने के कारण एक्टिवेट तो नहीं करवा पाएगा, इजंट इट। तभी क्वेश्चन देखो, which of the following statement about decoy receptor is correct? They bind to hormone irreversibly, इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा है क्या, दे कंटिन्यूसली ट्रांसड्यूस सिग्नल, नहीं, सिग्नल तो ट्रांसड्यूस नहीं कर सकता, दे डू नॉट ट्रांसड्यूस सिग्नल आफ्टर बाइंडिंग टू हार्मोन, दे फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू सिग्नलिंग रिसेप्टर्स, नहीं, डेफिनेटली दे डू नॉट फैसिलिटेट, इसमें डायरेक्टली द रिसेप्टर्स पे ये हार्मोन बाइंड कर लेगा, isn't it? But again they cannot transduce the signal after binding. Why? Because they lack the intracellular domain. ठीक है, तो एक तरह से ये नेगेटिव रेगुलेटर का काम करते हैं, बाय टेकिंग द एक्सेस ऑफ द जो लिगांड जो भी रहेगा उसको लेके एब्जॉर्ब करके उसको रख के सिग्नलिंग ना होने देंगे ना, वो नेगेटिव रेगुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, which of the following is not involved in quorum sensing system in bacteria? I think this is easy. Lux L, Lux R, acyl homoserine, lactone, autoinducers, oligopeptides या फिर monomeric sugar. तो करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मोनोमेरिक शुगर, क्योंकि जो कोरम सेंसिंग हम बैक्टीरियाज में देखते हैं, एक तरह का कम्युनिकेशन जो होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, isn't it? जो बैक्टीरिया को अलाउ करता है टू ट्रैक देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को ट्रैक करने में और अपना बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करने में हेल्प करता है, isn't it? तो ये जो कोरम सेंसिंग फिनोमिना है ये होता है बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल सिग्नल, और इस सिग्नल मॉलिक्यूल को ही हम कहते हैं ऑटो इंड्यूसर्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए अलग अलग हम ऑटो इंड्यूसर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑटो इंड्यूसर्स यूज करते हैं, दैट इज एसिल होमोसेरिन लैक्टोन। ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑटो इंड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है, कोरम सेंसिंग के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया
कर क्या इन अ कॉलोनी दे कैन गो फॉर स्पोरिलेशन, बायोल्यूमिनेसेंस दिखा सकते हैं, वायरुलेंस, कॉन्जुगेशन, ये सारी चीजों में उनको इट हेल्प्स देयर, इजंट इट? तो यहाँ पर आप देखो ओलिगोपेप्टाइड, इट इज इन्वॉल्व एसिलोमोसिलिन लैक्टोन इंड्यूसर्स, इट इज आल्सो इन्वॉल्व लक्स एल, लक्स आर, दिस इज नथिंग बट ये एक तरह का लक्स एल जो है ये ऑटो इंड्यूसर बनाता है, isn't it? और लक्स आर इधर रिसेप्टर है, वो बाइंड करेगा उस पे और जीन्स का ऑन एंड ऑफ करवाएगा, राइट? स्पेसिफिकली जब हम बायोल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आएगा मोनोमेरिक शुगर विच इज नॉट इन्वॉल्व इन कोरम सेंसिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है, कोलाजन 1, हाइलुरोनिन, फाइब्रोनेक्टिन और कोलाजन 4। इफ यू रिमेंबर अभी मैंने आपको एक स्लाइड दी थी जहां पर अलग अलग टाइप के कोलाजन और उनके रोल्स भी दिए हैं, राइट? उसके अलावा हाइलुरोनिन और फाइब्रोनेक्टिन भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो कोलाजन 1 में कार्टिलेज, वुंड हीलिंग, बेसल लैमिना, टेंडन, क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? देखो वन बाय वन हम देख लेते हैं। इफ आई गो विथ कोलाजन 1, राइट, तो इट इज मोर स्पेसिफिकली हम इसको मैच करेंगे विद द टेंडन। कार्टिलेज भी कर सकते थे लेकिन कार्टिलेज किसके साथ हो जाएगा? यू कैन सी मैं एक बार फिर से ये वाला दिखा देती हूँ, कोलेजन वाला, यानी वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये रहा 1, सीवियर बोन डिफेक्ट और फ्रैक्चर्स की बात हो रही है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोन, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इजंट इट? और 4 कोलेजन 4 भी पूछा है ना, आई थिंक सो, और 5 पूछा था यहाँ पर। जस्ट मिनट, कोलेजन 4 ही है, यस। कोलेजन 4 की यदि हम बात करें तो बेसल लेमिना में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज देयर, विच इज रिलेटेड टू किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डीफनेस बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे यहाँ पर। सो हियर इज द क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा, राइट। तो कोलेजन 1 को हम लोग डेफिनेटली टेंडन से ज्वाइन कर लेंगे, तो ए का 4 आपको यहाँ दिख रहा है, ए का 4 आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद में आता है हाइलुरोनिन या फिर हाइलुरोनिक एसिड, एक तरह का ये स्पॉन्ज जैसा काम करता है, राइट? यानी क्या करता है हमारी स्किन, इफ यू हैव सीन इन मेनी स्किन प्रोडक्ट्स हाइलुरोनिक एसिड रहता है, isn't it? तो ये क्या करता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्ट रखता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है फॉर द जॉइंट्स ऑल्सो, आंखों को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्ट रखेगा वहां पर भी। सिमिलरली टिश्यूज को हेल्प करता है टू गेट फास्टर रिपेयर, स्वेलिंग कम करवाएगा, isn't it? फाइब्रोनेक्टिन एक तरह का अधेशन का काम करता है, ग्लू का काम करता है ना, सेल्स को एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से ज्वाइन करने का काम करेगा। साथ साथ फाइब्रोनेक्टिन स्टूडेंट्स फाइब्रिन के साथ मिक्स होके टेम्पररी मैश फॉर्म करवाता है सो दैट इट कैन स्टॉप द ब्लीडिंग, है ना? तो वुंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइब्रोनेक्टिन को आप वुंड हीलिंग से ले सकते हो, राइट? कोलेजन 4 मैंने आपको कहा था, इट इज नथिंग बट इट इज फाउंड इन द बेसल लैमिना, तो 3 आ जाएगा। हाइलुरोनिन, इट इज रिलेटेड टू योर कार्टिलेज, हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू ल्यूब्रिकेट द जॉइंट्स एंड ऑल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, ट्यूमर इंडक्शन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए वायरस। अब यहाँ देखो कि सारे के सारे आरएनए वायरस है क्या? तो यदि हम कहेंगे तो सिर्फ हेपेटाइटिस सी इज द आरएनए वायरस, बचे हुए तीनों के तीनों डीएनए वायरस है, तो सीधा आंसर आता है ऑप्शन 2, isn't it? हेपेटाइटिस सी वायरस जो है फ्लेविविरिडी फैमिली में बिलोंग करता है, आरएनए वायरस है स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, जो कि लीवर ट्यूमर कॉज करता है, राइट?
जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। लीवर कैंसर ये भी कॉज करता है, बट फर्क क्या है कि ये आरएनए वायरस है और ये डीएनए वायरस है। दिस इज फ्रॉम द फैमिली हिपैडना विरिडी, और सी वायरस जो है इट इज फ्रॉम द फैमिली फ्लैविविरिडी, ठीक है। जबकि एप्स्टिन बार वायरस अगेन ये भी डीएनए वायरस है स्टूडेंट्स। बुर्किट लिम्फोमा नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा से कंसर्न करेगा। कापोसी सार्कोमा इट इज अगेन अ डीएनए वायरस। कापोसी कार्सिनोमा सार्कोमा कॉज करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया डिजीज डिनोट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट। यदि मलेरिया डिजीज से इम्यूनिटी लेनी है, राइट, so we should have the antibodies against, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होनी चाहिए? स्पोरोजोइट्स, मैक्रोगैमेटोसाइट्स, oocytes या फिर माइक्रोगैमेट्स। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, क्योंकि स्पोरोजोइट स्टेज ऐसा है, एक तरह का मोटाइल स्टेज होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है, जो कि ह्यूमन में एंटर करेगा, दैट एज अ होस्ट जो ह्यूमन है उसमें एंटर करेगा, ब्लड के थ्रू ये लीवर तक पहुंचता है और वहां जाकर वो मल्टीप्लाई और ग्रो करता है। तो यदि हमको वो डिजीज को फैलने से रोकना है, तो हमको उसका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन रोकना है, तो वो कब होता है? वो स्पोरोजोइड स्टेज में होता है। तो हमको इम्यूनिटी कब चाहिए? एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पोरोजोइड जब हम देंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a technique in which high voltage pulse pushes the DNA into the cell is vector, electroporation, transfection या फिर माइक्रो इंजेक्शन। इफ यू रिमेम्बर, जब आप माइक्रोबियल जेनेटिक्स पढ़ते हैं, इसमें हम कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन में तो जैसे प्लाज्मिड का ट्रांसफर भी देखा जाता है, जीन ट्रांसफर भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन ऑल्सो शोज द जीन ट्रांसफर, इन डीएनए ट्रांसफर होता है। तो इसमें से जो टेक्निक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर से, है ना, डीएनए, फॉरेन डीएनए इंसर्ट होता है इनटू द बैक्टीरियाज। तो ये कैसे होता है? देर आर 2-3 मेथड्स हमने देखी थी। एक तो होता है कि पोर फॉर्मेशन होता है, पोर्स कर रह जाता है, सो दैट इज डन बाय द इलेक्ट्रोपोरेशन, इजंट इट? तो जो हाई वोल्टेज पल्स के थ्रू डीएनए को पुश किया जाता है इनटू द सेल, राइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जबकि वेक्टर यानी एक तरह का कैरियर होगा डीएनए का, जो उसको लेकर जाएगा फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को किसी और सेल में लेकर जाएगा। नॉर्मली उसको हम इंसर्ट करेंगे तो उसके थ्रू, यहाँ पर हाई वोल्टेज पल्स की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसफेक्शन यदि हम कहेंगे तो अगेन न्यूक्लिक एसिड को किसी यूकैरियोटिक सेल में पुट करना। माइक्रो इंजेक्शन है थ्रू द माइक्रो सीरींज या फिर इंजेक्शन के थ्रू हम इसको इंटर करवाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, the dimple formed during gastrulation in a frog on embryo surface roughly 180 degree opposite the point of sperm entry is called as। dimple formed यानी एक तरह का इस तरह से कैविटी जैसा इस तरह का कुछ फॉर्म होना, isn't it? कहां पर बोल रहा है? 180 डिग्री अपोजिट द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। यदि हम एम्फीबियन में देखते हैं तो जो पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री होती है, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इजंट इट? क्योंकि वो पॉइंट पे जनरली हम देखते हैं कि ये देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, राइट। तो जहां जो जगह से स्पर्म एंटर करता है वो जगह फ्यूचर में आगे जाके बेली रीजन बनती है, यानी वेंट्रल साइड बनाती है। और उसी का अपोजिट यानी 180 अपोजिट, यानी ये यदि पॉइंट ऑफ एंट्री है तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या बनेगा? ये पार्ट बनता है डॉर्सल साइड, राइट। ये पार्ट क्या बनता है? डॉर्सल साइड। ये बनता है वेंट्रल साइड। सॉरी, ठीक है, ये एक जनरल चीज है, बेसिक चीज।
अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उसने पूछा है कि वो जगह को हम क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब, सोमाइट, न्यूरोला या फिर ब्लास्टोपोर, कौन सी 180 डिग्री अपोजिट वाली। अब जनरली जो ये पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का क्या होता है अगेन, यस देयर विल बी रोटेशन, इस तरह से चेंज आएगा। तो ये वाला पार्ट 30 डिग्री कॉर्टिकल रोटेशन जहां हम बोलेंगे इस तरह से जाएगा। तो ये देखो आप, ये पार्ट नीचे आ गया और यहाँ वाला ये इतना वाला पार्ट इधर चला गया, ये दिख रहा है। सो दिस पार्ट, ये जो डॉर्सल साइड बनने वाला है, अब ये यहाँ पर आ गया, इजंट इट, ये रहा, इसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट, राइट। तो गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली बनता है, शुरू कहाँ होता है, वो होता है ये रीजन में, दैट इज द डॉर्सल साइड विच इज कॉल्ड एज अ ग्रे क्रिसेंट। एंड नाउ एक्चुअली दिस इज अ रीजन विच इज अपोजिट टू द स्पर्म एंट्री, है ना। आप देखो यहाँ से ये वाला पार्ट है, लेकिन अभी कॉर्टिकल रोटेशन के कारण ये यहाँ पर चला गया, राइट। तो ये वही जगह है, तो जहां पर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अकर हो रहा है। तो ये जगह पर ये जो निप्पल है अपना, ये बन रहा है आपका, isn't it, what you can see a dimple जैसा, that is nothing but which is called as a blastopore, right, which is called as a blastopore। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि न्यूरल ट्यूब तो स्टूडेंट्स बाद में बनता है, न्यूरिलेशन ड्यूरिंग द न्यूरिलेशन बनेगा, नॉट ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। सोमाइट्स be again mesodermal block, segmented mesodermal blocks हो गए, that is also formed later on। न्यूरुला है वो भी आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन स्टेज ही आपका न्यूरिलेशन होगा। तो ये तीनों चीज यहाँ पर नहीं आएगी, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, what emerges from the seed first to enhance water uptake? सिंपल है, शूट, एक्सिलरी बड, स्टेम या फिर रेडिकल। वाटर अपटेक के लिए ज्यादा होना चाहिए वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले क्या इमर्ज होता है सीड में से, तो स्टेम बनेगी क्या पहले, शूट बनेगा कि बर्ड बनेगा, बिल्कुल नहीं। द करेक्ट आंसर इज रेडिकल, है ना। जो एम्ब्रियोनिक रूट होती है, सबसे पहले वो रूट ब्रेक करेगी और क्या बनाएगी, थ्रू द सीड कोट बाहर निकलेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, isn't it, so that it can take the nutrients and water from the soil, प्लांट्स को एंकर करने में हेल्प करेगी, यस। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, the metamorphic changes of a frog's development are brought by frog metamorphosis में स्टूडेंट्स हमको एक और बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था। सो फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हार्मोन होता है, दैट इज नथिंग बट द थायराइड हार्मोन, isn't it? So your correct answer is option number 2 for the question। देखो, मेटामॉर्फिज्म एक तरह का हार्मोनल इफेक्ट होता है, राइट। फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है बाय द हार्मोन थायरॉक्सिन, राइट, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और साथ साथ में इसके लिए आपको थायरॉक्सिन यदि बनाना है यानी T4, तो आपको क्या लगेगा, आयोडीन की जरूरत होती है, राइट। नाउ फ्रॉग जब वाटर में रहता है तो जहां पर आयोडीन काफी कुछ होता है, so that for that iodine this thyroxine is production is done, right, and because of that we can say metamorphosis frog की प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो जो लार्वा रहेगा, ग्रोथ जो रहेगी लार्वा की, वो प्रॉपर नहीं होगी, एडल्ट फ्रॉग वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। तो देखा गया है कि T3 T4 ये दोनों हॉर्मोन्स जब थायराइड ग्लैंड्स सॉरी मेटामॉर्फोसिस के समय में सबसे ज्यादा पीक पे रहते हैं, राइट। और वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टेल टिश्यू का एपोप्टोसिस करवाएंगे, डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस करवाएंगे, राइट, और मोर मेन करवाएंगे फॉर द सो दैट दैट टेडपोल या फिर लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाए, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme which converts testosterone into estrogen that plays a crucial role in sex determination is called as,
टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है दैट इज नथिंग बट द एरोमेटेज. इफ यू आई थिंक यू रिमेम्बर दिस, इसको ईस्ट्रोजन सिंथेज भी बोला जाता है, isn't it? ओवरीज में या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स में जब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल से आपका एंडोस्ट्रीडियोन भी बनता है या फिर एंडोस्ट्रीडियोल से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है. टेस्टोस्टेरोन में एंजाइम एरोमेटेज की हेल्प से हमारा ईस्ट्रेडियोल बनेगा. सिमिलरली एंडोस्ट्रीडियोन से भी एरोमेटेज की हेल्प से आपका ईस्ट्रोन बनेगा. दैट इज नथिंग बट द ईस्ट्रोजन ओनली, isn't it? हाँ, टेस्टोस्टेरोन में यदि एरोमेटेज एंजाइम ना है और अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा DHT बन जाएगा. अदरवाइज इट वुड बी ईस्ट्रोजन. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. The agent responsible for developmental disruptions are called as. डेवलपमेंट डिस्ट्रप्शन करने वाले जो एजेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे? कार्सिनोजन, टेराटोजन, मॉर्फोजन या फिर ऑर्गेनाइजर. डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज टेराटोजन, क्योंकि कार्सिनोजन यानी जो कि कैंसर कॉज करते हैं ऐसे एजेंट हो गए. ऑर्गेनाइजर यानी जो सेल्स जो ऑर्गेनाइज करता है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने में हेल्प करता है, सिग्नल देता है, उसको हम ऑर्गेनाइजर बोलते हैं. मॉर्फोजन यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से या फिर उसके उस पर डिपेंड होके वी कैन से द डिफरेंट शेप्स वगैरह प्रोवाइड करता है. लेकिन हमको बोला है द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसरप्शन, डेवलपमेंट डिस्टर्ब, ये दोनों डेवलपमेंट करने के लिए है, isn't it? और ये तो कैंसर कॉजिंग है. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा टेराटोजन. आई थिंक दिस इज क्लियर. टेराटोजन एक तरह के कुछ केमिकल्स या फिर ड्रग्स या फिर यदि किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या रेडिएशन रहता है, यस, जिसके कारण किसी प्रकार के फिजिकल डिफेक्ट या फिर डेवलपमेंट डिस्ट्रप्शन कॉज हो सकता है, उनको बोला जाता है टेराटोजन. राइट. नाउ वन मोर क्वेश्चन देयर. Which of the following, which of the combination of metabolite listed below is involved in feedback inhibition of pyruvate dehydrogenase? Now pyruvate dehydrogenase complex जो हम देखते हैं यहाँ पर उसने बोला है कि which is involved in feedback inhibition of this enzyme, NADH, FAD, acyl CoA या फिर acetaldehyde. देखो स्टूडेंट्स, if I go with NADH, right? NADH, it is again a product of pyruvate dehydrogenase reaction. तो ये तो उसका प्रोडक्ट है. FAD की यदि मैं बात करूं तो FAD का डायरेक्टली ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो सकता है. सिमिलरली एसिटिल कोए की यदि हम बात करें तो एसिटिल कोए अगेन PDH का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन का, है ना. जब एसिटिल कोए का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस को नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन दिलवाएगा. जबकि एसिटाल्डिहाइड अगेन इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? It would be NADH और acetyl CoA. So correct answer is option 2. क्योंकि NADH देखो फीडबैक इनहिबिशन वही कर सकता है जो एक तरह से उसके प्रोडक्ट में काम करेगा. इट वुड बी अ प्रोडक्ट, है ना, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस बनने में या फिर उसके रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है, बिकॉज वही जब ज्यादा हो जाएगा तो वो फीडबैक इनहिबिशन करेगा, उसको रोकेगा. जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है तो इट इज नॉट हैविंग दैट मच रोल. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. आई होप जितने क्वेश्चंस हमने किए दैट आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. कुछ और क्वेश्चंस डेफिनेटली हम करेंगे इन द अदर क्लास. सो बी देयर स्टूडेंट्स. जो बच्चों ने अभी तक अर्थ एकेडमी ऑफिशियल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, सो दैट इट कुड बी यू विल गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशंस. फॉर मी ऑल्सो, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि यस
such classes are needed. The children are enjoying, you are learning the things from the class, so that I can make more and more videos also, right? So please share the videos as much as possible. Do like the class एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, कोई सजेशंस है तो डेफिनेटली दे आर वेलकम, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हो, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट, राइट? टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग।